पवन त्यागी, किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर अपनी जबान से पलट गए हैं और इस बार उन्होंने अपने ही बयान को दोबारा से दूसरे तरीके से पेश किया है और ये सिद्ध कर दिया है कि वो जब से केजरीवाल से मिलके आए हैं शायद कुछ असर केजरीवाल का भी आ गया हो, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक 2024 नहीं आ जाता, और इसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार ये समझ ले कि ये आंदोलन अगर फसल कटाई के टाइम पे वो सोच रहे हैं कि किसान यहां बॉर्डर छोड़ के चला जाएगा, वो जाने वाले नहीं है, चाहे उनको अपनी खड़ी फसल में आग ही क्यों ना लगानी पड़े। और इसके बाद राकेश टिकैत ने देश के किसानों से आह्वान किया था कि वो 1 साल अपनी फसल का त्याग करें, उसका बलिदान करें और खड़ी फसल में आग लगा दें, और 1 साल के इस त्याग से हम सरकार को झुका के ले जाएंगे और सरकार घुटनों पे आ जाएगी। सरकार विदेशों से मंगाने के लिए गेहूं को और चावल को मजबूर हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि सरकार की आदत खराब हो गई कि हम देश के किसान इस सरकार को अनाज उगा के देते हैं और जिसके कारण ये सरकार की आदत खराब हो गई है। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था, लेकिन जब उनको पता लगा कि ये बयान का क्या असर होगा, पूरे देश के किसान ही उनको उल्टा गाली देने लगे कि ये कैसा किसान है जो किसान को उसके बच्चे की तरह पाली गई फसल को जलाने के लिए कह रहा है। इस आलोचना के बाद राकेश टिकैत अपने बयान से पलट गए और पलटते हुए उसने कहा कि मैं तो ये कह रहा हूं कि अपने फसल को ना जलाएं, फसल जो है राष्ट्र की संपत्ति है, तो क्या जलाएं भाई, पहले क्यों कहा था? इसका जवाब उनके पास नहीं है। फिलहाल एक बात तय है कि लग रहा है कि राकेश टिकैत अपनी बयानबाजी से जिस तरह से उलट पलट करते हैं, कभी वो कहते हैं 28 तारीख में कि मैं सरेंडर करने वाला हूं, पूरा मीडिया पहुंच जाता है, कवरेज करने लगते हैं, खबर चल जाती है कि आज राकेश टिकैत दुखी हैं लाल किले की घटना को, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वालों ने कर दी और किसानों को बदनाम कर दिया, और पुलिस में मैं भी भर्ती था, दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस वालों पे जो हमला हुआ इससे मैं बहुत दुखी हूं और इसलिए आंदोलन समाप्त कर रहा हूं और मैं सरेंडर कर रहा हूं। शाम होते होते वो पलट गए और उन्होंने नाटक कर दिया और एक झूठ फैलाया। उस झूठ के जरिए उन्होंने कहा कि नंदकिशोर गुर्जर लोनी का विधायक और एक गाजियाबाद का विधायक सुनील शर्मा मुझे मारने आए थे, किसानों को मारने आए थे, महिलाओं पे लाठी चला रहे थे और मैंने कि सिक्कों की पगड़ियां गिरती देखी हैं, मेरे से देखा नहीं जा रहा, और वो रोए। इस आंसुओं को देखकर दूर बैठे किसानों ने सोचा कि एक किसान परेशान हो रहा है और भाजपा वाले उसे मार रहे हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था, लिखा हुआ किसी का स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ा था। वो रो क्यों रहे थे? एक जाट आदमी रोता हुआ लोगों ने पहली बार देखा, क्योंकि जाट कौम ऐसी मानी जाती है कि कट्टर हैं और मजबूत हैं, छोटी मोटी बातों पे तो रोते ही नहीं है। हमारे आर्मी में भी जाट रेजिमेंट है जो बहुत कट्टर माने जाते हैं, दुश्मन को दांत खट्टे करने के लिए जानी जाती है। लेकिन एक किसान बनकर, और वो उस जाति का व्यक्ति, जाति की बात नहीं है, लेकिन अगर वो रो रहा है तो आखिरकार ज़्यादा ही पिटाई कर दी होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये खालिस्तानियों ने पिटाई करी है, क्योंकि ये सरेंडर की बात कर रहे थे 28 तारीख को, तो खालिस्तानियों ने टेंट में ले जाकर इनको मारा है बुरी तरह और शायद ब्लैकमेल किया है। कोई फोटो वीडियो ऐसी बना रखी होगी, ऐसा अंदाजा लोगों का था, जिसको दिखाकर ये कहा होगा कि अगर तूने आंदोलन खत्म करा या सरेंडर करा तो हम ये मीडिया में दे देंगे। और इसके बाद मुझे लगा कि एकदम मूड बदल गया और उसके बाद वो रोने लगे। रो किसी और बात पे रहे थे लेकिन कह वो झूठ रहे थे। इसका खुलासा बाद में हुआ है, क्योंकि दोनों विधायकों की लोकेशन पुलिस ने ट्रेस करी और खुद भी उन्होंने प्रोग्राम में बताया था। और ये जो वहाँ लोग उपस्थित थे गाजीपुर बॉर्डर पर, जो कि पूरा मीडिया, मेन स्ट्रीम का मीडिया भी वहाँ मौजूद था, जब राकेश टिकैत रोए तो उन्होंने अपने कैमरेमैन दौड़ाए। कहीं भी कोई भाजपा का आदमी, न नंदकिशोर गुर्जर न सुनील शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर के आसपास भी नहीं लोगों को मिला। इसके बाद सवाल उठा कि राकेश टिकैत ने झूठ क्यों बोला। आखिरकार राकेश टिकैत ने इतना बड़ा झूठ बोला कि 2 विधायकों पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने मारा है। तो ये झूठ क्यों बोला गया? आखिरकार राकेश टिकैत ने सरेंडर का ड्रामा किया था, या रोने का ड्रामा था, या आंदोलन आगे चलाने का ड्रामा था? इससे इतना ही लोगों का कहना था कि पहली बार हमने देखा है राहुल गांधी के बाद, यदि कोई झूठ बोलने में हमें लग रहा है माहिर है तो वो राकेश टिकैत। और इसलिए नंदकिशोर गुर्जर ने ये आरोप लगाए थे कि यदि मैं झूठा हूं, मैं यदि वहां गया हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मैं पब्लिक के बीच जो सजा आप बोलोगे वो भुगतने को तैयार हूं। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर के
और गाजियाबाद के विधायक सुनील शर्मा के इस चैलेंज को राकेश टिकैत ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि शायद वो जानते थे कि मैंने झूठ बोला है और मेरा झूठ अब पकड़ा गया है। लेकिन इसके बाद वो उल जलूल बयानबाजी करते रहे। फिर उन्होंने मंच से बोला कि अब ये आंदोलन चलता रहेगा, हम तो गर्मियों में भी चलाएंगे, और देखो जी अब एसी लाए जा रहे हैं, अब कूलर लाए जा रहे हैं, गर्मियों का इंतजाम कर रहे हैं। और वो केंद्र सरकार को डराने लगे, धमकाने लगे, और केंद्र सरकार को डराते हुए कहा कि अब की बार तो हम जब आए थे ट्रैक्टर लेकर तो वो 20 लाख ट्रैक्टर आए थे, अब के हम 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठे कर रहे हैं, और अब की बार खाली मैंने डंडे मंगाए थे, अब डंडों के साथ साथ किसानों से मैं आह्वान करता हूं कि वे साथ में सामान भी लाएं जो खेती में काम आते हैं। और इशारा करते हुए उन्होंने कहा, समझ गए ना कि डंडों के ऊपर भी कुछ लगा हुआ होता है। तो वो शायद भाले को कह रहे होंगे, वो फावड़े को कह रहे होंगे, वो क्या कह रहे थे वो जाने। लेकिन अल्टीमेटली इसकी भी आलोचना काफ़ी हुई कि इन्होंने ये जो बात कही है कि किसान अब की बार डंडे के साथ उसके ऊपर लगाने वाली चीज़ भी लेके आए। आखिरकार दिल्ली में जो हिंसा हुई थी 26 जनवरी को, और 500 पुलिसकर्मी दिल्ली के घायल हुए थे, क्या राकेश टिकैत का इससे मन नहीं भरा? क्या वो चाह रहे हैं कि इस बार डंडों के ऊपर कुछ और भी जब लगा के किसान लाएंगे तो क्या वो पुलिस वालों को, सेना के जो जवान हैं, अर्धसैनिक बल, उनको काटें? क्योंकि अगला तो उसके ऊपर लगने वाला फरसा, फावड़ा, जेली, ये लगाने वाली चीजें आती हैं जो घाव करेंगी। तो राकेश टिकैत आखिरकार चाहते क्या है, उनकी मंशा क्या है, और वो किसानों को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? क्या ये आंदोलन के नाम पर बॉर्डर घेर कर, जो सड़क को घेर रखा है और सड़क बंद कर रखी है, लाखों लोग रोज परेशान हैं, जाम में फंसते हैं, कई फैक्ट्रियां दिल्ली की बंद हो गई हैं सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की वजह से, गरीब आदमी परेशान है, आखिरकार ये किसान नेता चाहता क्या है? तो आप देख रहे हैं कि बाद में पलट जाते हैं, और एक बार उन्होंने घोषणा कर दी कि अब मैं देश के हर हिस्से में जाऊंगा। गुजरात के किसानों को उन्होंने गुलाम बता दिया कि वो वहाँ गुलाम हैं और वहाँ उद्योगपतियों की चलती है, और मैं उन्हें आज़ाद कराने जाऊंगा। लेकिन गुजरात में एक भी किसान गुजरात का इनके साथ नहीं खड़ा है, और राज्यसभा की सीटें निर्विरोध भाजपा ने जीत कर ये बता दिया कि अभी भी आधार उनका पूरे देश में उसी तरह से है जैसा पहले था। किसान आंदोलन फर्जीवाड़ा करके, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सुर में सुर मिलाकर, या टूल किट की लिखी गई स्क्रिप्ट को पढ़कर आप देश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। ये जरूर है कि थोड़े लोग जो आपके रिश्तेदारी में होंगे, जो आपके मित्र मंडली में होंगे, या आपकी किसान यूनियन के कोई पदाधिकारी होंगे, या ऐसे लोग जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनके पास सोचने की शक्ति नहीं है, जिनके पास अपना विवेक नहीं है, और जिन्होंने कानून बिल्कुल पढ़ा नहीं है, वो केवल पार्टी का झंडा उठाने में, नारे लगाने में और गुलामों की तरह जिंदगी जीने में लोग जो शामिल हैं, वो जरूर ऐसे होंगे कि आपने बुलाया, बिना बुद्धि का इस्तेमाल करे वो बॉर्डर पे आके बैठ गए। मैं सबको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बुद्धिहीन हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा अपना व्यवहार से जता रहे हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति होता तो आजकल इंटरनेट का जमाना है, हर एक के पास फोन है, वो पढ़ते कि ये जो बिल है इससे हमारा नुकसान क्या है। तो कोई खड़ी फसल पर हैरो चला रहा है, फसल को बर्बाद कर रहा है। कुछ किसानों ने राकेश टिकैत की इस बात को मान भी लिया, और जिसकी वीडियो वायरल हो रही है, मीडिया में वायरल हुई। तो किसानों ने अगर खड़ी फसल राकेश टिकैत के कहे अनुसार जला दी, नष्ट कर दी, तो वो खाएंगे क्या? कहां से आएगा? क्या खालिस्तानी उस पेमेंट को देंगे जो पन्नू और धालीवाल जैसे लोग बैठे हैं, या राकेश टिकैत उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में से ऐसे किसानों को देंगे? ये जो पूरी किसानों को फसल जलवाने की बात उन्होंने कही थी, ये क्यों कही थी, इसका जवाब राकेश टिकैत को देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो सरकार को इस तरह से ब्लैकमेल कर जाएंगे, तो वो समझ लें कि सरकार जो एमएसपी पर गेहूं खरीदती है, जो चावल खरीदती है, वो मोदी जी अपने घर का चावल नहीं बनाते, उससे उनकी रोटी नहीं बनती, वो गरीबों को राशन के द्वारा दिया जाता है। और जितने किसान नेता हैं ये सब आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार हमारा गेहूं, हमारा चावल एमएसपी पर खरीदे और इसकी गारंटी दे, जो कि पहले से दिया जा रहा है। तो राकेश टिकैत क्या चाहते हैं? कानून बनवाना। कानून 70 साल में नहीं बना, ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता कि प्राइवेट किसी दुकानदार को आप बाउंड कर सको कि आपको इस कीमत में, इस कंडीशन का गेहूं खरीदना ही पड़ेगा। क्योंकि पूरे देश में
हर राज्य के गेहूं की स्थिति भी अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का जो गेहूं है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। पंजाब का जो गेहूं है उसकी क्वालिटी सबसे डाउन मानी जाती है। उत्तर प्रदेश का मीडियम क्वालिटी का है। इसी तरह धान की जो फसल है वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्वालिटी का होता है। तो सबके एक रेट कैसे हो सकते हैं, सबके लिए एक कानून कैसे हो सकता है? राज्य सरकारें चाहें तो उसके बारे में कुछ कर सकती हैं, लेकिन इन नेताओं की ये जो दोगली बातें हैं कि एक तरफ आप एमएसपी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप किसानों से आह्वान कर रहे हो कि आप फसल जला दो, तो फसल जलेगी तो किसका नुकसान होगा? और एक और बात है कि किसान ये पूछ रहे थे राकेश टिकैत से कि भाई हमारी तो फसल बेचकर ही जो आमदनी होती है उसी से हमारे बच्चे पलते हैं, हमारी लड़कियों के ब्याह शादी होते हैं, हमारी दवाई का इंतजाम होता है। अगर हम अपनी फसल जला देंगे तो पूरे साल खाएंगे क्या, पूरे साल जिएंगे कैसे? इसका जवाब राकेश टिकैत के पास नहीं था और इसलिए राकेश टिकैत की हर बात का अब समाज में गांव वाले विरोध कर रहे हैं, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आपको बताऊं कि ना तो जो है उनका चक्का जाम सफल हुआ, ना रेल रोको सफल हुआ, और ये जो फसल को जलाने वाला मुद्दा है इस पर भी उन्हें कड़ी आलोचना सहनी पड़ी, सुननी पड़ी। पूरे देश के किसान आक्रोशित हो गए कि जिस फसल को हम देवता मानकर पूजते हैं, पंजाब के किसान भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोहड़ी में बाल को पूजा जाता है, लोहड़ी में उसको जलाया जाता है, भगवान का प्रसाद मानकर उसको फिर हम ग्रहण करते हैं। हमारे सामने जब रोटी आती है बनी हुई, जब थाली में सजाकर पत्नी या माँ लाती है, हम उसको चुचकारते हैं, माथे से लगाते हैं कि हे अन्न देवता, हे परमात्मा, आपने हमें ये अन्न दिया। और यदि आप अन्न को जलाने की बात करोगे, नष्ट करने की बात करोगे, तो आंदोलन आप चलाओ, उसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से अन्न देवता का अपमान करना ये कतई किसी को भी सहन नहीं होगा। और कोई भी देशभक्त अपनी देश की संपत्ति को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अपनी गलती का एहसास जब राकेश टिकैत को हुआ तो वो अपनी बात से पलट गए। लेकिन जब तक देर हो चुकी है, पूरे देश में एक मैसेज जा चुका है कि ये राकेश टिकैत नाम का लीडर ये कुछ भी बोल सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसकी बात पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। और इसलिए किसान कहते हैं कि हमने तो राकेश टिकैत की बात को अब सुनना ही बंद कर दिया, क्योंकि ये कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो आंदोलन है ये राजनीतिक दलों के कहने पर चल रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल नहीं चाहते कि चुनाव के पहले, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल के चुनाव के पहले ये आंदोलन खत्म हो। क्योंकि किसानों के नाम पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार रैलियां पर रैली करती जा रही है और किसानों को झूठ बोल बोल कर भीड़ जुटा रही है। वहीं आपको बताएं कि केजरीवाल ने भी 28 फरवरी को मेरठ के अंदर अपनी रैली करने का एक घोषणा करी है। तो भीड़ जुटाने का इनको तरीका समझ में आया है कि किसान नेताओं के सहारे किसानों को झूठ बोला जाए ताकि भीड़ जुट जाए और ये अपना वोट बैंक बनाने में कामयाब हो सकें। तो राकेश टिकैत की ये चाल अब लोगों को समझ में आ गई और राजनीतिक दलों से इनकी नज़दीकियां पहले से ही लोगों को बदनाम थे, ये पहले से ही कि ये जितने भी आंदोलन करते हैं उसमें बाद में सेटिंग कर लेते हैं कोई ना कोई राजनीतिक दलों से। और इसलिए शायद सेटिंग करने के लिए ही ये जिद पे अड़े हुए हैं कि 50-60 लोगों को लेकर गाजीपुर बैठे हुए हैं। इस बात को सरकार, प्रशासन और पुलिस अच्छी तरह समझ रही है, इसीलिए इनको जबरदस्ती हटाने की भी कोशिश नहीं की जा रही। देखना है कि राकेश टिकैत का अगला बयान क्या होगा। वंदे मातरम।